Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Podar Management Training Institute, Vatika. Students, today we will be teach about the socialization of gender in family. परिवार में जेंडर का सामाजिकरण किस प्रकार से। सबसे पहले परिवार में जेंडर का सामाजिकरण का सबसे बड़ा कारण परिवार होता है, क्योंकि परिवार ही समाज की प्रथम इकाई कहलाता है। इन्हीं से बालक सामाजिक व्यवहार सीखता है और एक बालक लड़कों लड़कियों में भेदभाव की प्रक्रिया को देखता है और इसे पारिवारिक लिंग भेद कहा जाता है। वह बचपन से इस प्रकार से भेदभाव महसूस करता है। सबसे पहले माता पिता के द्वारा उपेक्षित होता है। लड़कियों को प्रारंभ से ही घरेलू कामकाज में लगा दिया जाता है और अधिकतर बालिकाओं को विद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कई बार माता पिता बाल विवाह भी कर देते हैं और अनुभव के अनुसार जहाँ ये कथन असत्य लगता है कि यत्र नारीश्च पूजयन्तु तत्र रमन्ते देवता। एक तरफ तो बालिकाओं को शक्ति स्वरूपा माना जाता है और दूसरी तरफ उनको अपमानित किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके मध्य परिवार में किसी भी प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है। अब बात करते हैं कि परिवारों में जेंडर का सामाजिकरण की प्रक्रिया के मुख्य तथ्य क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनको अलग बनाती है, जो उनके बीच में जो है अंतर करती है। तो सबसे पहले अनुकरण के द्वारा बच्चे अपनी सामाजिक भूमिकाओं के बारे में सबसे पहले परिवार के सदस्यों से सीखते हैं। लोग इसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। प्रारंभिक बालावस्था से ज़्यादातर चीज़ें नकल की अनुकरण पुनर्बलन से ही सीखी जाती है और बच्चे परिवार में जो व्यवहार देखते हैं उसी का अनुकरण करते हैं। जिस प्रकार के माता और पिता की जो है गतिविधियाँ रहती है तो इसी प्रकार का व्यवहार वो सीखता है और ये प्रक्रिया जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से इसी प्रकार साहित्य काल से चली आ रही है। इसमें किसी का व्यक्तिगत दोष नहीं है। दूसरा है इसमें परिवार द्वारा पुनर्बलन। परिवार सही व्यवहार का पुनर्बलन करता है। जब लड़की किसी बच्चे से झगड़ा करती है तो इस हरकत को सख्त नापसंद किया जाता है और कहा जाता है लड़कों के लिए इस बात की कोई जो है उनको कुछ भी नहीं कहा जाता। लेकिन लड़कियां अगर किसी प्रकार से इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करती है तो घर और परिवार और समाज वाले व्यक्ति उसे बहुत जो है डांटते हैं इस बात के लिए और मना करते हैं। इसके बाद तीसरा है कार्यों में बंटवारे में भेदभाव। विद्यार्थियों घर में जेंडर के आधार पर कार्यों का भेदभाव होता है। आपको पता है जैसे कि अधिकांश घरेलू कामकाज के लिए तो महिलाओं की जिम्मेदारी होती है और महिलाओं के बाद बालिकाएं उस कार्य को करती हैं। जिम्मेदारी है बच्चों से ये पूछा जाता है कि क्या करते हैं तो पता नहीं चलता। लड़की और लड़कियां अलग अलग तरीके से काम सीखती हैं। जैसे कि लड़कियां काम मुख्यतः रसोई घर से जुड़े हुए होते हैं और उनसे अपेक्षा करती हैं वे अपने भाइयों की तुलना से अधिक घरेलू काम करें और लड़कों को कोई काम भी सौंपा जाता है तो प्राय बाहर के काम जैसे कोई बागवानी का काम है, कोई सामान लाने का काम है, गैरेज का काम है। इस प्रकार के कार्य दिए जाते हैं जो भारी और स्वतंत्र होते हैं, लेकिन लड़कियों को इस कार्यों के लिए मना किया जाता है। इसके बाद है खेल कूद की सामग्री चयन द्वारा। बच्चे अपने स्कूल जो है में अधिकतर समय खेल कूद कर बिताते हैं और वास्तविक जगत का ज़्यादातर हिस्सा खेलों से ही बनता है। परंतु जिस प्रकार जिन चीज़ों के साथ वो खेलते हैं उनका चुनाव स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। उनको विकल्पों का चुनाव माता पिता के द्वारा किया जाता है। इस चुनाव की बात में वयस्कों में जहन में लड़कियां और लड़कों की जैसी छवियाँ जड़ें जमाए रहती हैं। बाल विकास का
अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों ने बच्चे की चाल कौशल के विकास की प्रक्रिया का उल्लेख भी किया है। बच्चा जब दक्षता प्राप्त करता है, अर्जित करता है और उसे ग्रहण करता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं खेल कूद में, जैसे कि रस्सी कूद है, रिंग बोर्ड है, जो इंडोर गेम्स हैं वो लड़कियों के लिए, कुश्ती, खो खो, इस प्रकार की सामग्री, और क्रिकेट, तो इस प्रकार की सामग्री लड़कियों के लिए विशेष तरह से जो है इसमें भेदभाव किया जाता है और उन्हें प्राथमिकता भी देते हैं। इसके बाद है पहनाव में भेदभाव। पहनाव में भेदभाव, लड़का यदि कुछ वस्त्र धारण करता है, पश्चिमी संस्कृति के आधार पर आजकल कई फैशन के दौर में अगर वह नए नए इस प्रकार के कपड़े जो मार्केट में मिलते हैं उनका उपयोग करता है तो घर वाले उसकी प्रशंसा करते हैं। जबकि पश्चिमी देशों की अगर अनुकरण के आधार पर अगर कोई लड़की उसका ऐसे वस्त्र पहनती है तो उसमें घर वालों के द्वारा उसको डांटा जाता है। औरतों को पहले चेहरे सहित पूरा शरीर एड़ी से चोटी तक ढक कर रखना पड़ता था। महिलाओं को घूंघट में रहना पड़ता था। पहनावे के ढंग का असर व्यक्तिगत गतिशीलता, आज़ादी की भावना का सामना करना पड़ता है, यानी अपने अधिकारों की इसमें मांग की जाने लगी है इसके आधार पर। और इस बाद में भूमिकाएं, गुण और विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अधिकांश समाजों में औरतों से अपेक्षा की जाती है कोमल, साज, संभाल, सेवा, आज्ञाकारिता, आत्मविश्वास, तार्किक और इस प्रकार के संबंध जो हैं, इस दौरान उनको कहा जाता है, ये समझाया जाता है कि बच्चों को पालना औरतों के लिए उतना ही स्वाभाविक है और ये प्राकृतिक है जितना बच्चों को जन्म देना है। इस प्रकार की बातें, उनकी विशेषताएं, बालिका की विशेषताएं और शारीरिक क्रियाओं के बारे में उनको बताया जाता है। इस प्रकार से नेक्स्ट है इसमें पुरुषों की परिवार को प्रमुख मानना, यानी मुख्य मानना। रोजी रोटी कमाने वाला संपत्ति का मालिक माना जाता है और राजनीतिक धर्म, व्यवसाय और पेशे से सक्रिय व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। और औरतों से आशा की जाती है कि उन्हें सिखाया जाता है कि बच्चा किस प्रकार से पाले, बीमारों की किस प्रकार से, बूढ़ों की किस प्रकार से सेवा करें, सारा घरेलू कार्य कैसे करें, शिक्षा की कमी, रोजगार की तैयारी और रोजगार की प्रकृति आदि। फिर भी इन मर्दों के बीच में भूमिकाओं के स्तर में भिन्नता पाई जाती है और कभी कभी नियम केवल जो है एक औपचारिक रूप से ही देखे जाते हैं। इसके बाद है खेल खिलौने व अन्य वस्तुओं का प्रयोग करना। खेल में जो है गुड़िया और कप, केतली के साथ में ऐसे बर्तन, रसोई के बर्तन, इस प्रकार से ऐसे खिलौने दिए जाते हैं और बालकों को इसके जो है विपरीत दूसरे प्रकार के खिलौने दिए जाते हैं, जैसे बॉल है, क्रिकेट का बैट है इत्यादि है, बैडमिंटन है, ये उनको दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके मध्य भेदभाव किया जाता है। इसके बाद में है कपड़ों व रहन सहन में भिन्नता। जेंडर भूमिका का प्रतिरूप का काम करते हैं परिवार के सदस्य। विद्यार्थियों प्रतिरूपण कपड़े वस्त्रों में अपितु उनके रहन सहन में दिखता है। जैसे लड़कियां पैंट शर्ट नहीं पहन सकती और घर पे ही रहना पड़ता है और कई जो है साजो सामग्री का उपयोग करने की उनको स्वतंत्रता रहती है, जबकि बालक जो बाहर घूमते रहते हैं उनको कोई कहने सुनने वाला ही नहीं होता है। विद्यार्थियों, इसके बाद जो है परिवार के सदस्यों के कथन सुनकर परिवार में जो है सामान्यतः घर में जो बुजुर्ग होते हैं, औरतें होती है, वो उनको बात बात के लिए टोकती रहती हैं, ढंग से चलें, धीरे धीरे चलें, इस प्रकार से जो है घर के काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, ऐसे संबोधन करना, ठीक तरीके से बैठो, जीरा चुनो, सिलाई कढ़ाई करो, धागा ठीक से करो, सीधा बैठो,
इस प्रकार के कमेंट्स करती हैं जिससे वह लड़कियां जो है उनको भयभीत हो जाती हैं और वो हमेशा परिवार में डरी डरी सी रहती हैं। तो इस प्रकार से परिवारों में परिवार के सदस्य के द्वारा इस प्रकार के कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे उनके पुनर्बलन में कमी आती है, किसी भी कार्य में करने में वो हिचकिचाएंगी और भयभीत रहेंगी। इसलिए उनको भय मुक्त करें, जो है नारी शक्ति को किसी तरह का दमन करने की कोशिश ना करें। इसके बाद है खान पान में भिन्नता। लड़कों को पौष्टिक खाना और ज़बरदस्ती खिलाया जाता है और इसके बाद में बचा हुआ परिवार के पुरुष सदस्य को खाना परोसा जाता है और फिर बच जाए तो आखिर में जो महिलाएं और उनके साथ बैठकर लड़कियां भोजन करती हैं। परंपरा पहले प्राचीन काल से चली आ रही है, इनमें कुछ सुधार भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पश्चिमी देशों की संस्कृति को देखते हुए वर्तमान में अनुकरण के आधार पर इस परंपराओं में सुधार हुआ है। आगे कुल व पूर्वजों के उद्धार की परंपरा। कुल और पूर्वजों का उद्धार केवल पुत्री कर सकता है, इस प्रकार से स्वीकार किया जाता है और माना भी जाता है। अथर्ववेद में, वेदों में, पुराणों में इस प्रकार की बातें जो है लिखी हुई है कि जो है पूर्वजों का उद्धार पुत्र ही कर सकता है, पुत्री नहीं। पुत्रीन व्यक्ति मुक्ति एवं स्वर्ग का अधिकारी ही नहीं होता है। जबकि एक तरफ तो उसको शक्ति स्वरूपा और माँ का दर्जा दिया जाता है और दूसरी तरफ इस प्रकार से कुल व पूर्वजों के नाम पर उसका प्रयास उड़ाया जाता है। घर से बाहर निकलने की परंपरा। लड़कियों को घर से बाहर जो है निकलने नहीं देते हैं, बात बात पे टोकते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस प्रकार की बातें केवल लड़कियों के ऊपर लागू है, लड़कों के ऊपर नहीं। वो चाहे घूम फिर के रात्रि में आवारागर्दी करें और लड़ाई झगड़ा करें, व्यसन करें, नशा करें, किसी भी प्रकार से, लेकिन लड़कों के लिए इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। पुत्र के द्वारा वंश चलाना। अब पुत्र के द्वारा वंश चलता है, पुत्री से नहीं। अगर पुत्री ही नहीं होगी तो जो है जन्म कैसे होगा, क्योंकि एक पुत्र को जन्म देने वाली माँ होती है। तो इस प्रकार से अगर उन्होंने इस प्रकार से भेदभाव किया तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। संतान पर पिता का अधिकार माना गया, माँ का नहीं। अतः माँ अभिभावक का दर्जा भी प्राप्त नहीं कर पाती है। ये जो है वंश परंपराओं के आधार पर चलने वाली परिवारों के संदर्भ में कहा गया है। अब आगे है दृष्टिकोण में भिन्नता। दृष्टिकोण का तात्पर्य हो गया कि शारीरिक असमानताओं के कारण महिलाओं को पुरुषों से हीन दृष्टि से देखा जाता है। उनकी दृष्टि में इस प्रकार की कालिमा, जिसको कहते हैं, जो एक तरह से कहा जाता है कि बुरी नज़र से देखना, इस प्रकार से परिवार के सदस्य जब के साथ वो बाहर जाती हैं, अकेले नहीं निकलने देते हैं उसको, बालिका को, और जब वो बाहर जाती हैं तो जो है इस प्रकार की निगाह से देखते हैं तो वह थोड़ा भय महसूस करती है, अपने को असुरक्षित महसूस करती है। क्योंकि वर्तमान में आप कितने अपराध प्रवृत्तियाँ मुंबई, दिल्ली, इस प्रकार के महानगरों में ये जो है आम बात हो गई है। फिजिकल हरेसमेंट की बातें जो है वो हमें सुनने को मिलती है। समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार की जो है इस प्रकार की घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। तो ये एक कारण माना जाता है इसमें। फिर है उत्तरदायित्वों में भिन्नता। उत्तरदायित्वों में भिन्नता। महिलाएं सामान्यतः गृह गृहस्थी का कार्य करती हैं, पुरुष कमाता है, राशन व आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यदि महिला नौकरी करती है तो घर के सारे कार्यों का उत्तरदायित्व से ही निभाना पड़ता है, अलग से काम करें, और पुरुषों का किसी प्रकार का सहयोग वो नहीं लेती है। इस प्रकार की परंपरा है, लेकिन इसमें भी वर्तमान में भी काफ़ी सुधार हुआ है और आजकल जो है बराबर का सहयोग होने लगा है। शिक्षा में भेदभाव। मुझे अपनी बेटी से नौकरी नहीं करवानी है, इसे कौन सा जो है अफसर बनना है,
इसे कौन सा अधिकारी बनना है, ये कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर इसको बनाना है, घर का कार्य इसको करना है, इसलिए इसको इस प्रकार से कमेंट्स किया जाते हैं। और शिक्षा में भेदभाव, अगर दूर दराज इलाकों में जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक स्तर तक के विद्यालय होते हैं, वहाँ तक भी बहुत मुश्किल से उनको पढ़ाया जाता है और अंत में उन पढ़ाई को छुड़वा दिया जाता है, क्योंकि विद्यालय अन्य जो है दूसरे गांव में होता है और वो वहाँ भेजने की इजाज़त वो नहीं देते हैं। और इसमें आखिरी जन्म दिवस आदि मनाने में भेदभाव। जन्म दिवस केवल लड़के का ही मने, लड़की का नहीं मनना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर इस प्रकार की विचारधाराओं को जो रखते हैं वो मेरे हिसाब से वो भेदभाव करने वाले होते हैं। अगले एक पे सिद्धांत के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।